नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी सरकार के रवैये से नाखुश बंगाल के गवर्नर देर रात दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। साथ ही आज सीजीआई की बेंच भी करेगी कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत जापान के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों की गहन मजबूती और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण की 24 विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना आज 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने का होगा समय। और खेल की खबरों में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब। फाइनल में फ्रांसिस टियाफो को दी शिकस्त। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों को, जानते हैं विस्तार से। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश गुस्से की आग में उबल रहा है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से नाखुश हैं। घटनास्थल पर जांच के लिए सीबीआई के पहुंचने से पहले जिस तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ की खबरें और कुछ दृश्य सामने आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हो गया है। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इस सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि आज वो राष्ट्रपति से मिलकर पूरी वस्तुस्थिति उनके सामने रखेंगे। दरअसल दिल्ली आने से पहले कल जब रक्षाबंधन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर वो काफी चिंतित दिखे। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating in democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किए जाने के बाद गहन जांच जारी है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की घटना के खिलाफ आज भी दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस वजह से आज लगातार 9वें दिन अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। सोमवार को राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय निर्माण भवन के बाहर सड़क पर ओपीडी लगाकर बैठे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
कई दिनों से हड़ताल के कारण ज्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज अब बेहाल हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा गठित एक्शन कमेटी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए और अध्यादेश लाने की मांग पर अड़ी हुई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 26 राज्यों में पहले से ही डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून है, जिसमें 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को निंदनीय बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसमें दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कहा गया है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में 25% सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जाएंगे और सुरक्षा में मार्शल की भी तैनाती होगी। डॉक्टरों के लिए ड्यूटी रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लाइटिंग की समुचित व्यवस्था होगी। इसके अलावा किसी प्रकार की घटना होने पर संस्थान 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराएगा। पहले पीड़ित को एफआईआर कराना पड़ता था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मेडिकल अस्पतालों में सुरक्षा 25% बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। केंद्र ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों की समस्या पर सुझाव लेगी। इसके साथ ही अस्पतालों में रेजिडेंटों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर भी विचार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम इस समय 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। कल दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए अनवर बिन इब्राहिम आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की यह पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने इस महत्वपूर्ण वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आज होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर बातचीत की जाएगी। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे। उनकी यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। पीएम की इस यात्रा का गवाह बनने के लिए पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतवंशी टिकट बुक कराकर वॉर्सो पहुंच रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली पीएम मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो
पूरे पोलैंड में सिर्फ वॉर्सो ही नहीं, सभी इंडियंस जो है काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, वो भले स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर्स हो या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग शहरों से टिकट बुक करके वॉर्सो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार जो हमको लोगों में दिख रहा है, लोग खुश हैं। और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। मैं पोलैंड यहाँ से आज से 7 साल पहले आया था एज अ स्टूडेंट, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का यहाँ पे बिजनेस जो है सेटअप किया है। एक लाउंज रेस्टोरेंट चेन में बनाना चाहता हूँ, अभी सिर्फ फिलहाल एक ही है, पर साइड पे और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जे सिंह, जो कि यहाँ के इंडियन पोलिश कॉमर्स चेम्बर्स के प्रेसिडेंट है। और उनके द्वारा काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे। 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है, लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो यस, एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड्स तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जाडेजा ने पोलैंड के निवासियों को अपने राज्य में शरण दी थी। जामनगर के महाराजा को पोलैंड के लोग कितना सम्मान से देखते हैं, उसका उदाहरण पोलैंड निवासी वर्थो हैं, जिन्होंने महाराजा जामनगर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने वर्थो से बात की है, आइए आपको सुनाते हैं ये पूरी बातचीत। इस समय हमारे साथ वर्थो हैं और आपको बता दें कि वर्थो ने महाराजा दिग्विजय सिंह की जो टी शर्ट है वो पहन रखी है और वर्षा में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, व्हाई यू वेयरिंग महाराजा टी शर्ट, व्हाई? Well, this is one of many ways we want to commemorate his generosity and hospitality shown to Polish children during the Second World War. We want to keep the story going. We don't want only to remember what happened, but we want to learn from the story, and we want to teach other generations, new generations, about being human and about being compassionate to someone who is in need. And how do you see Maharaja contribution to Poland people? I must say that many Polish people still need to learn about this beautiful lesson, the lesson of hospitality. I think it's a very important issue to remember that we should take action when there is a neighbor who needs help. We shouldn't turn our eyes to someone just like sort of neglect or abandon a person who needs help, who needs support, who needs consolation. And I think this is the story we want to pass on in our country, that when there's somebody who needs help, we should take action and we should do our best to help this person. थैंक यू। तो ये आपने देखा कि जामनगर के जो महाराजा थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो पोलैंड के लोग थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय और बड़ी संख्या में जो बच्चे और जो महिलाएं थी उनको शरण दी। और पोलैंड के लोगों का ये मानना है कि दूसरे लोगों को सीखना चाहिए, अगर ज़रूरत के समय कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के काम आए, दूसरे लोगों के लिए काम आए, उनकी सहायता करे, तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। और यही कारण है कि आप देखें कि इन्होंने महाराजा जो जामनगर दिग्विजय सिंह जी की जो टी शर्ट है वो पहन रखी है और एक संदेश दिया है भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो किस तरह के मजबूत रिश्ते हैं। और प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन ऐतिहासिक रिश्तों में एक नई गर्माहट प्रधानमंत्री के दौरे से शुरू होगी। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, वर्षा, पोलैंड। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में मॉन्टे कैसिनो स्मारक का दौरा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मॉन्टे कैसिनो की लड़ाई लड़ी गई थी और भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर इस लड़ाई को जीता था। इसमें भारत के सैकड़ों सैनिक शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पोलैंड की राजधानी वर्षा में मेरे पीछे आपको जो स्मारक दिखाई दे रहा है
वो मोंटो कैसीनो स्मारक है। आपको बता दें, मोंटो कैसीनो की लड़ाई भारतीय सेना और पोलैंड की सेना ने मिलकर लड़ी थी। जर्मन की जो सेना थी वो भारतीय सेना और पोलैंड की सेना के खिलाफ लड़ रही थी। मोंटे कैसीनो की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इटली की सुरक्षा के लिए जर्मन ने गुस्ताव लाइन बनाई थी और उस गुस्ताव लाइन का आधार था मोंटे कैसीनो। ये कहा जाता है कि मोंटे कैसीनो की लड़ाई 1700 फीट ऊंची पहाड़ी पर लड़ी गई थी, लेकिन उस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रास्ता बेहद दुर्गम था और उस किले को, मोंटे कैसीनो के किले को पोलैंड की सेना और भारतीय सेना ने मिलकर भेद दिया। इस लड़ाई में सैकड़ों की संख्या में भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। 18 मई 1944 को पोलैंड की सेना के द्वारा मोंटे कैसीनो पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद मित्र राष्ट्रों की सेना इटली में मिली और उसके बाद रोम की आज़ादी का रास्ता साफ हुआ। यही कारण है कि ये लड़ाई ऐतिहासिक है। और अगर इस स्मारक की हम बात करें तो भारतीय सेना के सम्मान में इस स्मारक को पोलैंड की सेना ने बनाया है, क्योंकि भारतीय सेना की 4th इन्फेंट्री डिवीज़न ने इस युद्ध में भाग लिया था। इस स्मारक की बात करें तो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का इस स्मारक में प्रयोग किया गया है। 12 मीटर ये ऊंचा स्मारक है और इस स्मारक के ऊपरी हिस्से में ग्रीस की देवी को उकेरा गया है, जो जीत की प्रतीक है। इस स्मारक के आधार की बात करें तो आसपास के इलाके की सांस्कृतिक झलक इसके आधार में आपको दिखाई देगी। मोंटे कैसीनो का जो क्रॉस है और इसके अलावा जो पोलैंड की सेना का जो चिन्ह है गरुड़, उसको भी इसके आधार में उकेरा गया है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पोलैंड की सेना का साथ दिया था इस लड़ाई में, तो ये स्मारक भारतीय सेना के सम्मान का भी प्रतीक है जो पोलैंड की सेना है उसके द्वारा, और पोलैंड के राष्ट्रीय गौरव का भी ये स्मारक प्रतीक है। भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक रिश्ते हैं। 45 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा कर रहे हैं। यही कारण है कि ये यात्रा भारत और पोलैंड के जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं उनको एक नई गर्माहट देगी। कैमरामैन शिवा और गौरव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, वार्शा, पोलैंड। और अब खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी होने की संभावना है। मतदाता सूची इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल गई हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब 90 हो गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और कानूनी स्थिति की बहाली के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर फिर से काम करने की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा कहा है। किसी भी सूरत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान जम्मू कश्मीर से हटने नहीं देंगे। एसटी, एससी महिलाओं को मिले अधिकार और आरक्षण को हटने नहीं देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है वो दोबारा जम्मू कश्मीर को जंजीरों में बंधने नहीं देगा। और 370 और 35 से 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान इतिहास का विषय था, दोबारा होने वाला नहीं है। इसलिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना फारूक साहब, उमर साहब देखना बंद करें। पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं, तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा। इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने
लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। पाकिस्तान से बातचीत करना इनका प्रेरोगेटिव है क्या? एक तो ये हमें समझना चाहिए, दूसरा जेल से कैदी छोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं इनके पास। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने सोमवार को समिति के गठन की घोषणा की है। पार्टी के एक बयान के अनुसार घोषणा पत्र समिति की अगुवाई भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पंवार, कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल सहित 14 सदस्य होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में संपन्न होगा और चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत दलित नर्स के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी डॉक्टर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और जल्द ही इसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 20 साल की ये नर्स का मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के अस्पताल में पिछले 10 महीने से काम कर रही थी। शनिवार रात डॉक्टर ने अस्पताल में ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा के जनरल सर्जन डॉक्टर जुनेद व ठाकुरद्वारा की जो सीएससी है इसके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजपाल व नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार को वहां भेजा तथा वहां पर इनकी ओटी व अस्पताल को सील करा दिया गया। मुझे ये जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस अस्पताल के संचालक थे। डॉक्टर शाहनवाज वो भी शामिल हैं, एक इस महिला हैं महनाज, एक वार्ड बॉय, वो भी तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के बजट में कटौती के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आरोपों का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एनडीए सरकार ने तमिलनाडु में रेलवे के विकास के लिए 6,362 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि आवंटित की थी। यह राशि यूपीए काल में किए गए 879 करोड़ के औसत आवंटन से 7 गुना अधिक है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में सहयोग न करने का स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि रेल परियोजनाएं के लिए जरूरी 2,749 हेक्टेयर भूमि की तुलना में अब तक सिर्फ 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार एक कदम बढ़ाएगी तो केंद्र सरकार राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अब दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिनर ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 7-6, 6-2 से मात दी। ये इस सीजन में सिनर का 5वां एटीपी टूर खिताब है। अरीना सबालेंका ने सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने जेसिका पेगुला को 6-3, 7-5 से हराया। सबालेंका का ये मैच जीतने में 76 मिनट लगे। ये जनवरी में जीते गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से सबालेंका का पहला खिताब है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। सोमवार को दुनिया के कई हिस्सों में दुर्लभ ब्लू मून के दर्शन हुए। खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है। सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। आप इस स्पेशल रिपोर्ट को दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। नमस्कार। सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसमान में सुपर ब्लू मून के रूप में एक दुर्लभ नजारा दिखा। ब्लू मून की खास बात यह है कि आज का चांद बाकी दिनों के हिसाब से 30% ज्यादा चमकीला दिखा। इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने खुली आंखों से देखा। खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है।
सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। चांद को सुपर मून इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह चांद पृथ्वी से सामान्य दिनों से ज्यादा पास होता है और इसलिए आसमान में बड़ा नजर आता है। सुपर मून और ब्लू मून एक ही दिन पर होना एक ऐसा संयोग है जो कई कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है। सिडनी ओपेरा हाउस पर एक दुर्लभ स्टर्जन ब्लू सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण अधिकतर लोगों को शुरुआत में निराशा हाथ लगी, लेकिन चंद्रमा के बादलों के बीच से निकलने के बाद धैर्यपूर्वक इंतजार करने वालों को इसका फल मिला। सुपर मून एक ऐसी घटना है जहां चंद्रमा सामान्य से बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि इसका कक्षीय पथ पृथ्वी के काफी करीब होता है। दरअसल ब्लू मून का मतलब उसके रंग से नहीं, बल्कि ये दुर्लभ संयोग तब बनता है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है। ऐसा ही नजारा दिखा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के उत्तर में एक कार्गो बंदरगाह पर एक दुर्लभ सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि प्रदूषण की वजह से सुपर मून कुछ देरी से निकला, लेकिन कुछ समय बाद ही जकार्ता स्थित बंदरगाह चमकीला हो गया। साल 2024 में इसके बाद 3 और सुपर मून नजर आने वाले हैं। 17 सितंबर के दिन हार्वेस्ट मून नजर आएगा, जबकि 17 अक्टूबर को हंटर्स सुपर मून नजर आने वाला है। यह पृथ्वी के सबसे करीब से दिखने वाला सुपर मून होगा। इस साल का आखिरी सुपर मून 15 नवंबर की रात नजर आएगा।